नमस्कार। देश का चुनाव अब 5वें चरण में पहुंच चुका है। वोटिंग चल रही है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक हमने 5वें चरण में तमाम राजनीतिक पंडितों से इलेक्शन का आकलन समझा, लेकिन एक बात तो है, योगेंद्र यादव सर के आकलन के बिना कोई भी इलेक्शन का आकलन अधूरा ही रहता है। योगेंद्र सर हमारे साथ हैं क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो मरीज को चेहरा देख करके नहीं बल्कि उसकी नब्ज पकड़कर बीमारी बताते हैं। और योगेंद्र सर तमाम राज्यों के इलेक्शन में नब्ज पकड़ चुके हैं और उनको पता है कि क्या होने वाला है। एकदम क्लियर कट बात करते हैं योगेंद्र सर। योगेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम राज्य भर शुक्रिया। सीटों पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो 5वां चरण है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपको ध्यान होगा प्रज्ञा जी, पहले दो चरणों के बारे में मैंने कहा था, उसमें एनडीए को 10-10 सीट का नुकसान होगा। तीसरे चरण के बारे में कहा था कि इसमें एक चरण में ही 20 सीट का नुकसान हो जाएगा। चौथे चरण को मैंने कहा था ड्रॉ होगा, क्योंकि बीजेपी को कुछ नुकसान होगा तो कुछ फायदा भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में। ये जो पांचवा चरण है, ये सबसे छोटा चरण है इस चुनाव का, क्योंकि केवल 49 सीटों पे चुनाव जी। है और मुख्यतः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव है, बाकी सब जगह छोटे छोटे चुनाव है। लेकिन छोटा होने के बावजूद दो चीजों के कारण महत्वपूर्ण है। एक तो बहुत वीआईपी सीट्स हैं यहाँ पे, रायबरेली और अमेठी भी है और कई और वीआईपी सीट्स हैं। दूसरा, इस छोटे से चुनाव, छोटे से चरण में ही एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। मोटे तौर पे कहूं तो यहाँ 1/4 सीट का नुकसान होने की संभावना है एनडीए को, जबकि पिछली बार बहुत बड़ा चरण था और लगभग कोई नुकसान नहीं था एनडीए को। और उसकी मुख्य वजह ये है कि इस बार जिन दो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश जहां 14 सीट पे चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा राउंड है उत्तर प्रदेश के लिए ये, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राउंड जहां 13 सीट पे हो रहा है। और संयोग ये है कि उत्तर प्रदेश की 14 में से 13 और महाराष्ट्र की 13 में से 13 सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में गई थी। मतलब उनके पास गेन करने को कुछ नहीं है, सिर्फ लूज करने को है। और संयोग ऐसा है कि इन दोनों प्रदेशों में एनडीए को लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एनडीए के लिए बड़े लॉस का राउंड हो सकता है। 49 में से 15 सीट तक का नुकसान हो सकता है सीधे यहीं पे एनडीए को। तो ये बड़े झटके का राउंड है बीजेपी के लिए। वो एक वो है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो कबीर का एक दोहा है तीर के बारे तो में। घाव तो तो लगातार 4 चरणों तक बीजेपी को मिल ही रहे हैं, अब ये 5वां चरण और गंभीर घाव देने वाला है। ये बड़ा है, जैसे मैंने कहा, हर राउंड में अलग अलग स्थिति है। पहला राउंड में 100 से ज्यादा सीट थी, लेकिन बीजेपी एनडीए को केवल 10 सीट का नुकसान था। हाँ। इस राउंड में सीट केवल 49 है, लेकिन 10 सीट से हाँ। ज्यादा का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो अलग अलग स्थिति अलग अलग राज्य की रहती है। सर, अगर 8 राज्यों की बात करें, हम राज्य भर चले, अगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या देख रहे हैं आप? आपका आकलन क्या कहता है? मैं राज्य भर गुणा गणित समझना चाह रही हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो वैली की सीट है। वो एनसी के पास जाने वाली सीट है। लद्दाख में इस बार एक बड़ी विचित्र चीज हुई है। वहां पे लेह और कारगिल दो इलाके हैं। लेह वो इलाका है जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, कारगिल वो इलाका है जो मुस्लिम मेजोरिटी है। वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जाहिर है बुद्धिस्ट मेजोरिटी इलाके से है, और कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने भी वहीं से दिया, तो लेह इलाके से दिया है। तो दोनों कैंडिडेट वहां से आने से जो कारगिल इलाका है वहां ये हो गया, अच्छा दोनों कैंडिडेट दोनों ही हमारे बाहर के हो गए, वहां 50-50 पॉपुलेशन है। तो इसलिए वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। और वहां कार्यकर्ता, सुना ये है कि वहां पे स्थानीय कार्यकर्ता एनसी के और कांग्रेस के दोनों अपना खेमा छोड़ के उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे लग लिए हैं। तो हो सकता है वहां एक इंडिपेंडेंट आ जाए। खैर विचित्र स्थिति है वहां। तो आइए, आप जो सबसे बड़े इलाके हैं या दूसरे छोटे राज्यों का भी पहले ब्यौरा कर लें। बंगाल की जिन सीटों पे चुनाव है, उसमें पिछली बार 4 सीट तृणमूल के पास थी, 3 सीट बीजेपी के पास थी। यानी कि यहाँ भी ये वो इलाका था जहां बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। जी। प्रत्याशित तो उत्तर बंगाल में थी ही। उत्तर बंगाल में जहां शुरू में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी काफी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उसको मिली थी यहाँ पे, जहां विधानसभा चुनाव में पलट गया था। तो
ये देख, यहाँ पे चुनौती है बीजेपी के लिए, डिफेंड करने की चुनौती है, क्योंकि ये तृणमूल का इलाका है। जिस इलाके में तृणमूल ने असेंबली इलेक्शन में एकदम सपाचट कर दिया था, ये वो इलाका है। तो बीजेपी यहाँ डिफेंसिव पे है, लेकिन बीजेपी की 3 ही सीट है, तो 1-2 सीट हारने की गुंजाइश बीजेपी के पास यहाँ है। जो छोटे नुकसान बीजेपी को और हो सकते हैं वो झारखंड है। झारखंड की 3 सीट है, तीनों सीट बीजेपी ने पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीती थी, और उनमें से केवल एक कोडरमा है जहां पे बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता है। उनके सामने संयुक्त विपक्ष की तरफ से माले के उम्मीदवार खड़े। अच्छा। उड़ीसा का, पश्चिमी उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा में शुरू हुआ था आदिवासी इलाके से दक्षिण के, और अब पश्चिमी उड़ीसा के अंदर वोटिंग हो रही है इस बार 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पश्चिम उड़ीसा वो इलाका है, उड़ीसा का पिछड़ा हुआ इलाका, जहां से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की है। तो इन 5 में से 3 सीट फिलहाल बीजेपी के पास हैं। यहाँ देवेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी लड़ रहे हैं संबलपुर से। तो ये संबलपुर बड़गर वगैरह का इलाका है, जिस इलाके में मैं बहुत गया हूँ घूमने, क्योंकि मेरे गुरु किशन पटनायक यहीं से थे। तो ये इलाका है जहां बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया है। और जो खबर है वो है कि बीजेपी अभी भी अपनी स्थिति यहाँ बरकरार रखे हुए है। बीजेपी को यहाँ 5 में से 3 सीट ऑलरेडी है, एक आधा गेन हो सकता है, नुकसान होने की खबर यहाँ से नहीं है। अच्छा। उड़ीसा से फिर बच गए 2 बड़े राज्य। मेरे ख्याल से सारे राज्य हमने कवर कर लिए, 2 बड़े राज्यों को छोड़ के। महाराष्ट्र का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। महाराष्ट्र में पूरा मुंबई में चुनाव हो रहा है, मुंबई के साथ ठाणे में चुनाव हो रहा है, नासिक का जो प्याज बेल्ट है वहां पे भी चुनाव हो रहा है। इस सारे इलाके में 13 सीट, और 13 की 13 पिछली बार बीजेपी और शिवसेना को मिल गई। ये शिवसेना का गढ़ है। इस राउंड में फैसला होगा कि असली शिवसेना कौन सी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दूसरी तरफ शिंदे जी की शिवसेना है। मुंबई शिवसेना का अपना गढ़ है, मुंबई शिवसेना का गृह है, जहां से शुरुआत की थी उसने। और याद रखिए, बाकी इलाकों के लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के जरूर चले गए, लेकिन मुंबई के एमएलए उनको छोड़ के नहीं गए। तो मुंबई में वो काफी मजबूत है। मेरी अपनी समझ है कि यहाँ शिंदे शिवसेना को काफी बड़ा झटका लग सकता है, शिंदे शिवसेना को और बीजेपी दोनों को। बंबई में उन्हें झटका लगने की संभावना है। और ये जो नासिक वाला बेल्ट है जहाँ इस बार चुनाव हो रहा है, यहाँ ऑफ कोर्स ये सवाल है कि असली एनसीपी कौन सी है, अजित पवार वाली या कि शरद पवार जी वाली। यहाँ भी मेरी समझ है कि शरद पवार की पार्टी ही मजबूत बन के निकलेगी। तो इस राउंड में 13 में से बीजेपी को आधी सीट का नुकसान हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये जो 13 एमपी थे, 13 के 13 एनडीए के थे, फिलहाल उनमें से 2 उद्धव ठाकरे के पास भी हैं। तो 11 इस वक्त एनडीए के साथ हैं, 2 उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, लेकिन 2019 में वो एनडीए के खाते में ही जाएंगी 13 की 13 सीट। तो इन 13 में से विपक्ष 6-7 सीट पे, ये जो गठबंधन है कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार जी का, ये गठबंधन यहाँ 6-7 सीट निकाल ले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए 6-7 सीटें। जी हाँ, क्योंकि यहाँ प्रकाश अंबेडकर का कोई असर नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुरू के राउंड्स थे वहां प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी के ज्वाइन न करने से कांग्रेस वगैरह को कुछ नुकसान हुआ। कई सीटों में जहां वो आ सकते थे, प्रकाश अंबेडकर के पास अभी भी दलित और बहुजन समाज। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। लेकिन ये स्थिति इन इलाकों में नहीं है मुंबई की, तो इसलिए वहां 6-7 सीट का नुकसान हो सकता है। हाँ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जो आपकी और सब लोगों की दिलचस्पी का विषय है। उत्तर प्रदेश में 3 तरह के इलाके यहाँ जा रहे हैं इस बार। एक तो अवध का हिस्सा है, जिसमें बाराबांकी है, लालगंज है, मोहनलालगंज है, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद और फैजाबाद, ये सारा है। इनमें देखिए, कांग्रेस पिछली बार तो रायबरेली को छोड़ के बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। तो एक तो अवध का हिस्सा है। फिर थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ चले तो 2-4 सीट पूर्वांचल की भी है यहाँ पे। 3 सीट, जिसमें ये जालौन, हमीरपुर, नहीं, ये तो बुंदेलखंड की है। जालौन, हमीरपुर, बांदा और चौथी, इनकी 4 सीटें बुंदेलखंड की।
पूरा का पूरा बुंदेलखंड जा रहा है, 4 सीटें हो रही हैं। और पूर्वांचल की 3 सीट है, केसरगंज है, उससे जुड़ी हुई 2 और सीटें भी हैं पूर्वांचल। इन तीनों को अलग अलग करके देखिए। ये जो बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी मजबूत रही है, बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर कहीं सपा को उम्मीद हो सकती है तो बांदा में हो सकती है, जहां विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही थी। सपा यहाँ वापस रीगेन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इलाका है जहां बसपा को बहुत अच्छा वोट हुआ करता था एक जमाने में। बसपा का वोट गिर रहा है, लेकिन क्या बसपा के गिरते वोट की हकदार सपा बन पाएगी या कि वो बीजेपी की तरफ खिसकेगा? ये इलाका यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद विपक्ष नहीं लगा सकता। जो पूर्वांचल की 3 सीटें जा रही हैं इस बार, वहां पे भी 1 सीट पर सपा को उम्मीद हो सकती है इन 3 में से। एक क्षण के लिए उसका नाम जस्ट भूल रहा हूँ। ये सीट यहाँ जुड़ी हुई है, कैसरगंज, गोंडा। गोंडा, और एक तीसरी सीट भी है जहां इसको थोड़ा सा उम्मीद है। पूर्वांचल की एक तीसरी सीट भी इस बार जा रही है। और फिर जो ये अवध की 5 सीटें जा रही हैं, मेरी समझ है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद यहां से होनी चाहिए। इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां रायबरेली और अमेठी है, लेकिन इस पूरे इलाके में एक तो विधानसभा चुनाव में यहाँ सपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, और दूसरा जो जमीनी हकीकत हमने देखी और जमीनी रिपोर्ट है, यहाँ मार्जिन बहुत कम है बीजेपी के पास। और जमीनी रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि यहाँ पे इस मार्जिन को ओवरकम किया जा सकता है, सिवाय शायद फैजाबाद के, जहाँ बीजेपी, फैजाबाद हमें बताना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ अयोध्या भी, अयोध्या बिल्कुल, जहाँ पर राम मंदिर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिलहाल फैजाबाद है, अगली बार तक जरूर उसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो फैजाबाद ही नाम है। तो वहाँ ऑपोजिशन के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन बाकी चारों में ऑपोजिशन को एक अच्छी उम्मीद हो सकती है। तो अगर कठिन इसलिए हो सकता है क्योंकि फैजाबाद में राम मंदिर का ज्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इसलिए जी, वो भी है, और मार्जिन हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा नहीं था पिछली बार। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के आप समझिए यहाँ भी 13 में से 6 की उम्मीद ऑपोजिशन कर सकता है इस राउंड में। तो इसीलिए मैंने कहा 6-7 सीट ऑपोजिशन छीन सकता है महाराष्ट्र में, कोई 6 के करीब उत्तर प्रदेश में छीन सकता है, और 1 सीट मान लीजिए झारखंड में, और 1 सीट समझ लीजिए वहां बंगाल में। तो 13-14 सीट का नुकसान एनडीए को इस राउंड में हो सकता है, जबकि केवल 49 सीटें यहाँ स्टेक पे हैं। तो इस लिहाज से वो मैंने कहा था ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस बार है जी। तो अब ये 5वां चरण जो है सर, इसमें तो थोड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये जो राशन बेल्ट आ जाएगी, इसमें बीजेपी कुछ मजबूत हो जाएगी, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि बेहद नुकसान इस राशन बेल्ट में भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे राशन बेल्ट वगैरह नहीं मानता, ये इस तरह के नाम बीजेपी चलाती रहती है, लेकिन ये जो इसका दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, देखिए ये बात बुंदेलखंड के बारे में कही जा सकती है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इस देश के सबसे अति पिछड़े इलाकों में से एक है बुंदेलखंड। उसको राशन बेल्ट वगैरह कहना, ये तो बीजेपी वालों की मानसिकता दिखाता है कि इन्हें गरीब पिछड़ा व्यक्ति ऐसा नजर आता है। लेकिन सच बात यह है कि इस इलाके में मूलतः बीजेपी बनाम बीएसपी लड़ाई हुआ करती थी। सपा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी होती नहीं थी। सपा उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की एक मजबूती रही है। वहां से उसको डिसलॉज करना कठिन होगा, ये मैं भी यहाँ इससे सहमत हूँ। लेकिन अवध में मुझे एक अलग स्थिति नजर आती है, और मुझे लगता है कि अवध में फिजा बदली है, जो मैंने खुद भी देखी थी। इसलिए अवध की सीटों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे महसूस। लखनऊ में शहरी सीट है, बीजेपी के पास हमेशा स्ट्रांग रही है, और लखनऊ जैसी सीट को पलटना बहुत कठिन रहेगा ऑपोजिशन के लिए। रायबरेली अमेठी की फाइट को कैसे देख रहे हैं आप? रायबरेली क्या रायबरेली बिल्कुल एक पक्ष में निकलता हुआ जा रहा है। खबरें जो भी आप खबरें बनाना मीडिया का काम है, और जिस मैच में कुछ देखने लायक नहीं हो उसको अंतिम मौके तक सस्पेंस बना के रखना जरूरी होता है। लेकिन रायबरेली में कोई सस्पेंस है नहीं, बिल्कुल हो। पिछली बार 1.5 लाख से जीती थी,
मैं समझता हूँ इस बार राहुल गांधी और प्रियंका ने काफी मेहनत की है, हाँ। तो हो सकता है 1.5 लाख के बजाय 2-2.5 लाख से जीत जाएंगे, वो कोई अमेठी। इशू नहीं है। अमेठी सवाल है, वहां कांग्रेस ने पता नहीं जानबूझ के या अनजाने में एक स्मार्ट रणनीति कर दी है। अब अमेठी के अंदर अगर स्मृति ईरानी जीत गई तो कोई खबर नहीं है भाई किससे, कोई हाँ। केएल शर्मा जी हैं जिनसे जीती हैं, हालांकि केएल शर्मा बहुत मजबूत आदमी है और वहां पे 20 साल से उस पूरे इलाके को मैनेज तो केएल शर्मा ही कर रहे हैं। और अगर स्मृति ईरानी हार गई केएल शर्मा से तो आप बताइए कितनी भद्द होगी, है ना। तो मेरी अपनी समझ है कि वो हार रही है। मार्जिन बहुत बड़ा भला ना हो, राहुल गांधी खड़े होते तो बड़े मार्जिन से हारती, लेकिन यहाँ भी हार सकती, हार रही है, शायद काफी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन हार सकने की संभावना से आप इंकार न कीजिए, क्योंकि नंबर एक उनके उनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों को उनका व्यवहार, उनका तरीका, उनका जो एक अहंकार है वो पसंद नहीं आता और लोगों को महसूस होता है काम तो कुछ खास ज्यादा किया नहीं, एक इलाके में किया, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि वहां किया, बाकी जगह सर तो काम किया। आपने तो ग्राउंड में देखा है क्षत्रिय समाज की नाराजगी, हमने रायबरेली अमेठी में भी देखी कि हाथ में गंगा जल लेकर कस्में खाई करनी सेना ने कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और ना ही राजपूत समाज के लोगों को दिलाने देंगे। अब वही पूर्वांचल शिफ्ट हो गई है करनी सेना, यानी कि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं तो पूरा कैप्चर कर रही है। राजपूत समाज की जो नाराजगी है वो हर चरण में दिखाई दे रही है। अब इस 5वें चरण में आपको कितना ज्यादा इम्पैक्ट लगेगा कि ये अगर बीजेपी इतनी सीटें हार रही है तो इसमें इतना इम्पैक्ट राजपूत समाज की नाराजगी का भी है? मैं इसे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता, कुछ इलाकों में जरूर मानता हूँ, लेकिन यहाँ राजपूत समाज संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा समाज नहीं है। देखिए पहले क्या होता था देश में, जो सवर्ण अगड़ा समाज जो था उसकी जातियों की चर्चा बहुत होती थी, क्योंकि जो सत्ता में रहता है उसकी चर्चा बहुत होती है, उसकी संख्या बहुत कम होती है। धीरे धीरे लोकतंत्र आया तो अब संख्या बल हावी होने लगा है। तो पहली बात तो कि राजपूत समाज की संख्या इतनी बड़ी नहीं है इस इलाके में। दूसरा कि कितना भी कर लें ऐसा नहीं होने जा रहा कि कोई 70% या 60% राजपूत बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे। अंततः ले दे के देखिए, इस देश में बड़े वोट बैंक की चर्चा होती है और वोट बैंक मुस्लिम यादव वोट बैंक, बहन जी का जाटा वोट बैंक, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते नहीं है कि अगड़ी जातियां इस देश का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ वोट बैंक है बीजेपी के लिए पूरे देश भर में। ये तो इससे बड़ा वोट बैंक क्या हो सकता है, लेकिन वोट बैंक का स्टिकर दूसरों के चेहरे पे चिपका हुआ है, बीजेपी के चेहरे पे चिपका नहीं है। तो इसलिए मुझे जल्दी से भरोसा नहीं होता कि उसके बारे में बहुत बुनियादी बदलाव वहां हो रहा है। लेकिन जरूर बीजेपी होता बाहुल्य ये है कि इलाकों जो में ये देखने को मिला है कि जो बीजेपी का वोटर है वो उदास है, निराश है, निकल कर वोट करने नहीं जा रहा है, वो किसी और को भी वोट नहीं कर रहा है, विपक्ष को भी वोट नहीं कर रहा है, तो बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये संभव है, ऐसा हो, ये बात संभव है। उत्तर प्रदेश में वोट भी कम हो रहा है, बाकी राज्यों में इतना कम नहीं है, उत्तर प्रदेश में वोट गिर रहा है, हर बार गिरा है। तो ये आखिरी किसके राउंड लिए में नुकसान? बाकी देश में आखिरी राउंड तक आते आते जीरो हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, सब तरफ नुकसान है। उसकी दो अलग अलग व्याख्याएं। बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई हमारे पास तो कैडर है, हम तो अपना वोट डलवा लेते हैं, ऑपोजिशन से ही नहीं डला होगा। मुझे कहीं लगता है कि ये जो एक उत्साह का अतिरेक था 2014 में और एक लगभग उन्माद की स्थिति थी 2019 में, वो घटने की वजह से कुछ लोग जो सिर्फ इसलिए 19 में निकले थे कि अरे मोदी जी के लिए करना है बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, वो इस बार उतना वैसा उत्साह महसूस नहीं करते, ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन इसके बारे में कोई अंतिम प्रमाण के साथ कहना कठिन होगा। अंडर करंट क्या है सर आज के इस 5वें चरण का? जैसा मैंने बताया, हर राज्य में एक ही अंडर करंट हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चुनाव की है। 2019 के चुनाव में स्थिति ये थी कि पूरे देश में आप एक करंट देख सकते थे। 2024 के चुनाव की विशेषता ही ये है कि यहाँ हर राज्य में अलग तरह का चुनाव हो रहा है। उड़ीसा के चुनाव पे बिहार और उत्तर प्रदेश का कोई असर नहीं है, तेलंगाना में अलग तरह का चुनाव हुआ है। तो वापस हम स्थानीय और राज्य स्तरीय चुनाव की तरफ जा रहे हैं। भारत की राजनीति दोबारा नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरफ आ रही है, ये ज्यादा है। जहां तक अंडर करंट है, मेरी अपनी समझ इन दो बड़े राज्यों है, अब आप सबको यदि जोड़ दीजिए,
बिहार समेत, शायद बिहार की हमने चर्चा नहीं हाँ हाँ, बिहार छूट गया बिहार सर, की हाँ बिहार छूटा है। 5 सीट हैं बिहार की, जो गंगा पार मतलब उत्तर वाली ये सीटें हैं। हाजीपुर, वैशाली, सारण, ये इलाके वाली, और 2 मिथिलांचल की सीटें हैं। पांचों बीजेपी के पास थी, पांचों में अच्छा मार्जिन है, और यहाँ कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन अच्छा। 1 या 2 सीट खींच ले तो काफी होगा। तो कुल मिला के इस राउंड में आप देखिए ना, 1-2 सीट बिहार से, 1 सीट शायद झारखंड से, 1 सीट शायद बंगाल से, लेकिन 6-6 सीट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से। ये कुल मिला के तो मतलब 15 सीट तक का लॉस हो सकता है। ये बहुत बिल्कुल। अपने आप में एक बड़ा, अब इसे आप अंडर करंट कह लीजिए, ओवर करंट कह लीजिए, जो भी नाम दीजिए, लेकिन ये झटका दे, करंट है और झटका दे सकता है, असली बात है। सर, इतना बड़ा झटका बीजेपी को मिल रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई है। चाहे वो आरएसएस को लेकर, जो जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं, सक्षम पार्टी हैं, तो हमें अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। बल्कि एक चीज जो ग्राउंड पर सर मैंने भी हमेशा देखी, मैंने राजस्थान का जब चुनाव कवर किया तो मैंने देखा कि आरएसएस का जो कैडर है वो जमीन पर निकल कर जो उनके वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ तक लाने की भरसक प्रयास करता है, जी जान लगा देता है, और हर चुनाव में हमने ये देखा है। लेकिन इस बार सर बड़ा इनएक्टिव सा है आरएसएस का वो कैडर, वो बीजेपी के बूथ के कार्यकर्ता, वो जमीन के कार्यकर्ता बड़े निराश और उदास है। ना सपोर्टरों में कोई एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, एनर्जी दिखाई दे रही है, ना ही आरएसएस में दिखाई दे रही है। प्रज्ञा जी, हर चुनाव में इसके बारे में चर्चा मैं सुनता हूँ। हाँ। और अमूमन मेरा मानना है कि आरएसएस वाले बहुत ज्यादा प्रचार करके काम नहीं करते हैं, चुपचाप से अपना काम करते हैं। कैडर का मतलब ही है, सीपीएम का कैडर भी ऐसे ही काम करता था। तो ये सब चुपचाप से अपना काम करते हैं। इसमें बहुत ड्रामेटिक बदलाव आया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है पहले राउंड तक या दूसरे राउंड तक एक कॉम्प्लेसेंसी हो सकती है, अरे भाई जीत गए 400 पार इत्यादि। पहले राउंड के बाद उनको पता लग गया 400 पार वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, तो आरएसएस अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर ही रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी मेरे ऐसे स्रोत नहीं है जिससे मैं वेरीफाई कर सकूं इस बात को। अभी लेकिन तक। हाँ सर, आप कंप्लीट करिए। लेकिन इन चीजों पे वो मैं बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता, जिनके बारे में मीडिया में इतनी चर्चा होती है वो कहीं मुझे बहुत बड़े फैक्टर लगते नहीं है। हर बार रूटीनली मीडिया में इन चीजों पे चर्चा होती है और हर बार उससे कुछ निकलता नहीं। क्योंकि इस 5वें चरण में एक बड़ी अजीब घटना हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के खुले मंच से ये बात कहते नजर आए कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बल्कि आरएसएस को तो बीजेपी की एक नींव की तरह हमेशा देखा जाता है, स्तंभ के तौर पर देखा जाता है। और नड्डा ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जो बीजेपी थी वो भले ही अक्षम होगी, कमजोर होगी, लेकिन आज हम सक्षम हैं और अपने दम पर सक्षम हैं, अब हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो ये चीजें कुछ आप इन्हें रणनीति के तौर पर देख रहे हैं कि हम 400 पार लेकर आ रहे हैं इसलिए अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, या फिर खींच में बोल रहे हैं, या ये हार का डर है कि शायद डर के हमसे हमारे पास आओगे, क्या है, क्या इसको आप नेता कैसे समझ कब रहे क्या हैं? कहते हैं उसमें हम लोग कई बार बहुत ज्यादा रीड कर लेते हैं। हम इस संभावना पे विचार नहीं करते कि नेता लोग गलतियां भी करते हैं, हाँ, बड़बोलापन भी कर लेते हैं, इनका कुछ असर बातें पड़ता ऐसी है सर बोलते वोट हैं। पर। जी, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे बाद में उन्हें लगता है अरे मैंने क्या बोल दिया, अरे इसका तो ये अर्थ निकल गया। तो आरएसएस बीजेपी, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी ने आगे बढ़ते वक्त बीजेपी के तमाम लोगों को, संघ परिवार के तमाम लोगों को साइडलाइन किया है। मोदी जी की तानाशाही से बाहर के लोग कम परेशान हैं, बीजेपी के अंदर वाले लोग ज्यादा परेशान हैं। संघ परिवार के लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली साइडलाइन कर दिया। और आज की बात नहीं है, जब मोदी जी गुजरात में होते थे तब भी उन्होंने संघ को पूरी तरह से साइडलाइन करके रखा था। तो मोदी जी एक तरह से संघ का एजेंडा काफी प्रभावी रूप से इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन संघ के व्यक्तियों और संघ के नेतृत्व को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। ये उनका पुराना स्टाइल रहा है। और ऐसे में संघ एक तरह का बंधक रहता है, छोड़ उन्हें सकता नहीं, एजेंडा उन्हीं का लागू कर रहे हैं। और खुल के सपोर्ट करते भी उनको, मतलब एक तरह से ना उगलते बने ना निगलते बने, वैसी स्थिति संघ की रहती है। और मोदी जी ने ये आर्ट पूरी तरह परफेक्ट कर लिया है। इसमें कोई बहुत बुनियादी बदलाव हो ऐसा मेरी नजर में नहीं आ रहा, अगर आए तो जरूर देखेंगे। सर, हमने देखा कल जिस तरीके से फूलपुर में और प्रयागराज में
विपक्ष की रैलियां हुई, अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ आए, इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा जनसैलाब था कि उतर ही नहीं पाए उन्हें वो तो ना। उतर ही नहीं पाए और उनको कैंसिल करना पड़ गया, आधे में ही जाना पड़ गया, वो अपनी बात भी नहीं रख पाए और रैली लाइव तक नहीं चल पाई। तो ये बताइए इसका क्या आप देख रहे हैं अंडर करंट, क्या लोग वाकई बहुत ज्यादा नाराज हैं जो अब विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष के पास तो पैसे खर्च करने के लिए है नहीं, सारे अकाउंट अकाउंट हो गए सीज, और सत्ता के पास तो पैसा है, आपने ये वीडियो भी देखा 100-100 रुपए देकर बुलाने वाले वीडियो जिसमें पत्रकार बेचारा ये पिट गया। क्या लग हिंदुस्तान रहा है में ही सर? हो सकता है कि नेता को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसकी बात ही सुनेंगे नहीं, उसको उतरने नहीं देंगे, उसकी बात नहीं हम्म। सुनेंगे। ये इस हम्म। तरह की चीजें हमारे सार्वजनिक जीवन में होती हैं। लेकिन हम्म। जाहिर है, मैं समझता हूँ अखिलेश और राहुल गांधी दोनों का एक साथ आना एक हाँ। विशेष केमिस्ट्री पैदा कर रहा है। दो वर्गों में, एक तो मुसलमान के लिए दुविधा खत्म होती है, दूसरा जो दलित है जिसके मन में था कि भाई मैं बीएसपी को छोड़ के इनको वोट कैसे करूं, साइकिल वालों को, हाँ। उसकी दुविधा भी खत्म होती है जब वो राहुल गांधी को साथ में देखता है। हम्म। और कहीं ना कहीं एक विकल्प होने का संदेश जनता में जाता है कि भाई कोई विकल्प है। उससे उत्तर प्रदेश में फायदा हो रहा है और ये संभव है कि आखिरी दो राउंड में वहां जितना परिवर्तन हो रहा था उससे भी ज्यादा परिवर्तन हो। ये देखना पड़ेगा, आप ज्यादा क्लोजली निगाह रख रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरी तीन राउंड में कुछ बड़ा पलटाव हो सकता है, इस पे हमें निगाह रखनी चाहिए। हम्म। क्या पलटाव हो सकता है सर, फिर भी? पलटाव मतलब ये कि एसपी और कांग्रेस कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम्म। ईस्ट का जो इलाका है वो इलाका वहां है जहां एसपी ने पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ। विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी एसपी की, हम्म। आजमगढ़ और उसके नजदीक के पूरे इलाके में। तो हम्म। वहां अगर इनकी स्थिति थोड़ी सी और सुधरती है हम्म। तो संभव है कि यहाँ पे कई और सीटों का बीजेपी को नुकसान हो। लेकिन एक बात कही जाती है कि रैलियों में आई भीड़ जरूरी नहीं है कि वोटर में तब्दील हो जाए। तो आज जो लोग वोट करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो गुस्सा जो एक सत्ता को लेकर होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, या मोदी के झूठ को सुन सुन करके क्रेडिबिलिटी ही गिर गई है, लोग अब विश्वास ही नहीं कर पा रहे अपने प्रधानमंत्री पर, तो गुस्से में जा रहे हैं रैलियों में और वही लोग वोट करने जाएंगे? आप इसे कैसे देख रहे ये बात सही है कि आजकल रैलियों की भीड़ का वोट से संबंध नहीं होता, खासतौर पे जो बड़ी रैलियां होती है ना, हैं? हाँ। 2 लाख लोग कुर्सियां बनाई हुई हैं, क्योंकि रैली में लोग आते नहीं है, लाए जाते हैं। सही बात है। और लाए जाते हैं तो ये आपकी सांगठनिक क्षमता का परिचय तो होता है, आपके संसाधनों का परिचय तो होता है, लेकिन आपके वोट का वो नहीं है। पिछली हम्म। बार मुझे याद है बंगाल में जब चुनाव हुआ पिछली बार, सबसे बड़ी रैली, शानदार अद्भुत रैली परेड ग्राउंड में की थी लेफ्ट ने। हम्म। सीपीएम की रैली सबसे बड़ी थी, जो कि हम्म। मतलब शून्य पे आ गई विधानसभा में। तो हम्म। ये बात सही है कि रैली की संख्या से नहीं देखना चाहिए। हाँ, उस रैली में स्पॉन्टेनियस कितने लोग हैं ये जरूर देखने का होगा। क्या हम्म। ये लोग थे, इसमें से लाए गए लोग कितने थे और आए हुए लोग कितने थे? हम्म। अगर आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो निश्चित ही एक संकेत होता है। हम्म। अच्छा, जिस तरह का आपने देखा होगा जोश और जुनून दिखाई दे रहा था, ये कोई संकेत देता है कि नहीं देता है? नहीं, मैं तो था नहीं आज वहाँ हाँ। फूलपुर में, इलाहाबाद में। हम्म। आपकी बेहतर रिपोर्टिंग होगी, आप बता हम्म। सकते हैं। हम्म। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं लेकिन वो युवाओं किसी में भी सर सबसे ज्यादा जो संख्या में हमने देखा वो युवा दिखाई दिए हमें, यूथ बहुत ज्यादा था। और सबके हाथों में साइकिल का और वो झंडा जो पंजे वाला, लोगों के हाथों में एक एक हाथ में एक एक झंडा पकड़े हुए थे, एक में साइकिल एक में पंजा। तो ये दिखाई दे रहा था कि कुछ है असर, बहुत ज्यादा अखिलेश और राहुल एक साथ आए हैं तो कुछ युवाओं में जी, जोश बढ़ गया है। ये बात संभव है। इसको जांचना ऐसे चाहिए। देखिए, याद कीजिए 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव की रैली और रोड शो काफी अच्छे हुए थे। शुरुआत को छोड़ दें तो उनके रोड शो वगैरह अच्छे हुए थे। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी तुलना कर सके जमीन पे कि 22 में क्या स्थिति थी और अब कैसी थी, इसके लिए बहुत बारीक बारीक निगाह चाहिए, पैनी निगाह उस व्यक्ति की जो सड़क पे हो वहां पे। वो मेरे पास नहीं है, फूलपुर के लिए नहीं है, इलाहाबाद वो मेरे इलाके नहीं है और मैं वहां था नहीं। तो हम्म। वहां का कोई जानकार पर्यवेक्षक, कोई अच्छा जर्नलिस्ट आपको बता सकेगा कि तब में और अब में क्या अंतर दिख रहा है। अगर है तो बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अब फिर से सीटों पर आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि टोटल आप
योगेंद्र सर कितनी दे रहे हैं सीटें? मैंने एक 49 हफ्ता में पहले पांचवा तीसरे चरण। राउंड के बाद एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी तो मेजॉरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजॉरिटी से नीचे आ गई है। ये मैंने आंकड़े भी दिए थे और मैंने शायद तब 235 के करीब कहा था कि बीजेपी को आ बिल्कुल। जाएगी। उसके बाद से जो रिपोर्ट आई है, मैंने शायद पिछली बार जिक्र भी किया होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है, एनडीए को फायदा हुआ है। तो इसलिए उसको रिवाइज करते हुए मैं अब सोचता हूँ कि बीजेपी शायद 240-50 के बीच में कहीं है। मगर जो बेसिक खबर है, बेसिक जो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो वही है कि बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी में नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए को जोड़ के मेजॉरिटी के उस पार हो सकती है, उससे अभी आप इनकार नहीं कर सकते। आने वाले 2 राउंड को और देखते हैं क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती हैं। लेकिन एनडीए मेजॉरिटी के कुछ आर पार घूम रहा है और बीजेपी मेजॉरिटी से निश्चित नीचे चल रही है, ऐसी मेरी अब तक की समझ है। सर, अगर एनडीए पहुंच जाता है उस संख्या तक और बीजेपी नीचे रहता है तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? देखिए, राजनीतिक संकेत इसके बड़े सिंपल हैं। 300 से अगर एक सीट नीचे भी मोदी जी रहते हैं तो एक राजनीतिक रूप से इसे उनकी हार के रूप में देखा जाएगा। भाई, आपने ही पूरे देश में डमरू बजाया था कि 400 पार 400 पार, किसी और ने तो आप पे आरोपित किया नहीं था, आपने ही कहा 400 पार। तो बोलते हैं 400 पार, 300 पहुंचते नहीं है, तो सारी दुनिया हंसेगी ना इस पे, तो है ना, ये तो स्वाभाविक है। तो 300 के नीचे मोदी जी की छवि को नुकसान शुरू होता है। 272 के नीचे पहुंचते हैं तो फिर काली छवि नहीं, उनकी राजनीतिक क्षमता पे सवाल उठता है। और अगर 250 से नीचे जाते हैं तो फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला खड़ा हो जाता है। ये 3, अब इनमें फर्क बहुत थोड़ी सीटों का है, लेकिन राजनीति में थोड़ी चीजों का बहुत गहरा अर्थ निकाला जाता है, जैसा आप निकालने की कोशिश आज कर रही हैं। तो और मुझे लगता है कि तीनों ही संभावनाएं आज की स्थिति में संभव हैं, तीनों ही बातें संभव हैं। मोदी मतलब बीजेपी 300 से नीचे तो मेरे विचार से जा ही रही है, वो तो सबको दिखना चाहिए, पता नहीं क्यों लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 272 के नीचे भी है मेरी समझ में, और 250 के नीचे भी जा सकती है, संभव है वो। और 250 के नीचे अगर बीजेपी जाती है तो मोदी जी के प्रधानमंत्री की दावेदारी पर सवालिया निशान खड़े होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मोदी जी से त्रस्त लोगों की संख्या देश में बहुत है और उनमें सबसे अधिक संख्या बीजेपी के भीतर है। तो सर, ये 5वां चरण, लास्ट सवाल मेरा यही है कि ये जो 5वां चरण है आपके हिसाब से 250 के नीचे जा रही है बीजेपी? सीधा जी, सवाल। फिलहाल मेरी समझ में 250 के नीचे है। लेकिन देखिए, अगले 2 चरण है, देखना ये भी है कि इस बंगाल में 5वें क्या चरण ने बीजेपी। तस्वीर कितनी साफ करी है, बताइए? इस चरण ने एक बात तो साफ की है कि बीजेपी के लिए 272 के आंकड़े पे पहुंचना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। इस चरण में अगर बीजेपी अपने आप को पूरा रोक लेती है और सीट का लॉस नहीं होता, पिछली बार जैसी सीटें ले लेती है, तब जरूर बीजेपी गेम में आ जाती है, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा। कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि शिंदे ग्रुप उद्धव ठाकरे को मात दे देगा, ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं, कहीं ऐसा तो समझ आ ही नहीं रहा। तो इसलिए इस चरण के बाद हम ये मोटे तौर पे फिर वहीं पे रहते हैं कि बीजेपी 250 के नीचे उतर सकती है, 272 के नीचे निश्चित चल रही है, और उसे पलटना अगले 2 राउंड में बहुत कठिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी डगर मुश्किल है, और अब बीजेपी, ये योगेंद्र सर ने देखिए बिल्कुल साफ कह दिया है कि 250 के नीचे बीजेपी पहुंच सकती है, और अगर ऐसा होता है तब तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।